ओके जी, नेक्स्ट फिजियोलॉजी का दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। तो हमारी जो है ना ये असेंबली स्टेप 1 2024 का जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिजियोलॉजी वाला पार्ट राइट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ANP। इट इज़ अ हार्मोन एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, जैसे कि नाम से इंडिकेटेड है एट्रियल, ठीक है, यानी एट्रियल मायोसाइट्स जो होते हैं ना वो इसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और नेट्री यूरेटिक यानी नेट्री यूरेसिस कराते हैं, यानी नेट्री मींस सोडियम, यूरेसिस मींस यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। तो सोडियम को यूरिन के थ्रू जो है ना वो बाहर निकालता है, यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर जाएगा ना, ये तो मैं पता है, ठीक है। तो पानी में बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम और वाटर आ गया, जिसकी वजह से अब उसने उसको काम ANP ने तब रिलीज़ होना है, ठीक है। यानी पानी और सोडियम तब ज़्यादा है ना, यानी ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, यानी जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया ना तो जिसकी वजह से ना एट्रिया में जो ब्लड गया ना तो उसने प्रेशर तेज़ था, तो जिसकी वजह से एट्रियल मायोसाइट्स ने सेंस किया और ANP रिलीज़ किया। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये साइक्लिक GMP के थ्रू जो है ना वो एक्ट करता है, साइक्लिक GMP के थ्रू एक्ट करता है। ये पाथवे इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। देन इसका काम क्या है, साइक्लिक GMP जब भी काम करता है ना, याद है नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसी के थ्रू काम करता था, तो इसलिए ये क्या करता है, ये वेजो डायलेटेशन कराता है, ठीक है। जब वेजो वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, ठीक है, और उसके एक और काम क्या कराता है, जो रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं ना वहाँ पे जाके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करा देगा, ठीक है। ज़ाहिर है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम कराएगा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है, अभी भी सोडियम और पानी और नहीं चाहिए, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करा देगा, ठीक है। इसके अलावा जो रीनल एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं उनको भी जो है ना डायलेट करा देगा और फ्रंट वालों को कंस्ट्रिक्ट करा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाईयूरेसिस होए, ठीक है। तो दिस एक्चुअली विल कंट्रीब्यूट टू एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म। ये पेपर में पूछा जाता है कि एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म क्या है, वो बेसिकली कौन कराता है, ठीक है, कैसे कराता है, वो आपके पास ANP कराता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक MCQ था, ठीक है। उसके बाद जाता है BNP, ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कौन रिलीज करता है भाई, उसका ऑपोजिट यानी वेंट्रिकल्स के मायोसाइट रिलीज करेंगे। ऑल्दो ब्रेन लिखा है लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना है कि वेंट्रिकल्स के मायोसाइट जो है ना वो BNP रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये का जब बहुत ज़्यादा टेंशन बंदा लेता है ना, ब्रेन से याद रखो, टेंशन बहुत ज़्यादा ली, साथ ही वेंट्रिकल्स ने ये रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और इसका सेम काम होता है ANP वाला, ठीक है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा BNP का ब्लड टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, ठीक है। इट हैज़ गॉट वेरी गुड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आप हार्ट फेलियर के पेशेंट में BNP का ब्लड टेस्ट हम लोग यूज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास BNP से रिलेटेड 2-3 बातें कि ये नाम इसका तो ब्रेन एट्रीट, ये टेंशन की वजह से रिलीज़ होता है, वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स रिलीज़ करता है, हाफ लाइफ ज़रा लंबी, और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दिया जाता है उसकी सॉरी डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है इसका ब्लड टेस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता होता है कीमो रिसेप्टर्स एंड बेरो रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। ये आपको इतने मज़े की डायग्राम दिख रही होगी, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें ये ऐसे नोड ए बी नोड पड़े हुए हैं, यहाँ पे ना अयोटिक बेरो रिसेप्टर पड़ा होता है, जो अयोटा का जो कर्व होता है ना आर्च, उसके अंदर अयोटा का बेरो रिसेप्टर पड़ा हुआ होता है। और थोड़ा सा ऊपर जाओ ना तो यहाँ पे हमारे पास कीमो रिसेप्टर पड़े होते हैं अयोटा की, जो आपके पास बाइफिकेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना वहाँ पे लेवल पे, ठीक है। अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को, ये ऐसे जनरल व्यू के लिए एक नज़र में मार लें। फिर आप ऊपर जाते हैं तो इधर अगैन कैरोटिड बॉडी के ऊपर कीमो रिसेप्टर पड़ा होता है और यहाँ पे कैरोटिड साइनस का पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ से डिफरेंट ये नर्व्स जो है ना वो लेके जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दिस थिंग कि आपके पास रिसेप्टर्स होते कौन कौन से हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक मैंने अभी आपको दिखाया अयोटिक आर्च के अंदर रिसेप्टर पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा कैरोटिड साइनस पड़ा हुआ है। अयोटिक आर्च के अंदर जो है ना वो बेसिकली वो वेगस नर्व के थ्रू जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं। और ऊपर हमारा मेडुल्ला के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस, NTST न्यूक्लियस मेडुल्ला के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। जैसे किसी का हाई हुआ BP, कम हुआ BP, तो फटाफट से ये एक्टिवेट हो जाता है और इसने जो है ना वेगस नर्व के थ्रू काम कराना है, ठीक है, उसको स्लो डाउन करा देना है। वेगस नर्व हमेशा काम को स्लो करती है ना, तो वो। और दूसरा आ जाता है कैरोटिड साइनस, ये रिसेप्टर है दूसरा, ठीक है। ये बेसिकली जो डायलेटेड रीजन होता है ना सुपीरियर टू द बाइफिकेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे ये पड़ा हुआ होता है। ये जो है ना किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, 9th क्रेनियल नर्व। ऊपर वाला जो था वो 10th क्रेनियल नर्व, नीचे वाला जो है ना वो 9th क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। टू द अगैन वही NTS की तरफ जाता है और BP के चेंजेस को रिलेट करता है, ठीक है। इससे फर्क ये है कि ये जो है ना 10th क्रेनियल नर्व वेगस लेके जा रही होती है, ये वाला जो है वो 9th वाली लेके जा रही होती है। उसके बाद आ जाता है कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, फिर बेरो पड़ेंगे। कीमो रिसेप्टर यानी कीमो का मतलब केमिकल वाले, ठीक है। और पेरीफ्री में कुछ पड़े, कुछ हमारे सेंट्रल यानी ब्रेन वाले एरिया में पड़े। जो पेरीफ्री में पड़े हैं ना वो यही जो भी बताया मैंने। इसके अलावा कैरोटिड और अयोटिक में ना बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, ये आपके पास कीमो रिसेप्टर होते हैं पेरीफ्रली लोकेटेड, ठीक हो गया। ये जैसे ही हमारे ब्लड में CO2 ज़्यादा होता है ना, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ ना, ठीक है, ज़ाहिर है उसने एसिडिटी की, pH को कम किया ब्लड में, ठीक है। और ऑक्सीजन ज़ाहिर है कम होगा तभी PCO2 ज़्यादा होएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना कम, जब 60 mmF मर्करी से भी कम चला जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की ये पार्शियल प्रेशर,
फिर हमारे पास ये पेरिफेरल वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। जो सेंट्रल वाले होते हैं ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं, ये वही चेंजेस इन पीएच एंड चेंजेस इन PCO2 ऑफ द ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब आपके पास ब्रेन में जो आपके पास ये सब पड़ा हुआ है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी चेंजेस आती है ना CO2 की और पीएच के लेवल के अंदर चेंज आता है, तो फ़ौरन से सेंट्रल वाले एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि फिर आपके पास दे आर इंटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड एज H पॉजिटिव। हमें ये पता है कि जो H पॉजिटिव आइंस होते हैं, ठीक है, अब पीएच जो है वो कम होती है तब एसिडिटी होती है, यानी H पॉजिटिव आइंस जब ज़्यादा होते हैं तब एसिडिटी होती है, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव आइंस होती है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपने पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो आर्टरी का CO2 होता है ना, उसके थ्रू ये इन्फ्लुएंस होते हैं, H पॉजिटिव आइंस के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होते। डू नॉट डायरेक्टली जो है ना ये रिस्पॉन्ड्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये एक बात बतानी चाहिए क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, पेरिफेरल वालों में ऑक्सीजन का रोल है, ऑक्सीजन जैसी कम होती है पेरिफेरल वाले स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल होता है ना उसमें ऑक्सीजन जब कम होता है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। और ये इसके अलावा दीज रिसेप्टर्स बिकम लेस रिस्पॉन्सिव विद क्रॉनिकली इंक्रीज्ड PCO2। फॉर एग्जांपल अब COPD का मरीज़ है, ठीक है, उसमें क्या होएगा, आपके पास PCO2 काफ़ी लंबे अरसे के लिए ज़्यादा हो जाती है बंदे के अंदर। तो जब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए CO2 ज़्यादा हो जाए ना, तब ये इतने काम नहीं करते, ठीक है, पेरिफेरल वाले तब ज़्यादा कम, तब सेंट्रल इतने काम नहीं करते, तो वो बंदा डिपेंड हो जाता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के ऊपर टू डिटेक्ट लो ऑक्सीजन, ठीक है, टू ड्राइव रेस्पिरेशन। ये एक पॉइंट था। फिर हम जो है ना वो बेरो रिसेप्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है। अच्छा, बेरो रिसेप्टर में ये होता है कि अब आप देखें, जैसे ही बंदे का BP फॉल किया, ठीक है, क्या होता है, प्रेशर बॉडी के अंदर BP कम हुआ, ठीक है, तो कम स्ट्रेच हुआ, जाहिर है कम ब्लड का वॉल्यूम होगा तो कम एट्रिया में जाएगा, तो उसकी वॉल के अंदर जो मायोसाइट्स है वो कम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से फिर आपके पास डिक्रीज एफरेंट बेरो रिसेप्टर फायरिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये इस दफ़ा भी FCPS में आया था कि आपके पास बेरो रिसेप्टर में हाइपरटेंशन की वजह से होता क्या है बेसिकली, तो आपके पास एफरेंट जो लेके जा रहा होता है ना बेरो रिसेप्टर फायरिंग, वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद से काम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि आपके पास उधर से ईफ्रंट जो सिम्पैथेटिक फायरिंग लेके आना होता है फटाफट से ज़्यादा होती है, ठीक है, पैरा वाली कम होती है, जाहिर सी बात है, पैरा सिम्पैथेटिक कम होगी, सिम्पैथेटिक ज़्यादा होगी। सिम्पैथेटिक का काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना, वापस से वो जो BP लो हुआ है ना बंदे का, उसको ठीक करने के लिए हार्ट रेट को ज़्यादा करना, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को ज़्यादा करना, BP को ज़्यादा करना, ठीक है। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट होता है इन द रिस्पॉन्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक, जाहिर है तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका BP लो हुआ है ना, BP मतलब शॉक की वजह से ब्लड लूज़ हुआ है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे जो भी लाइन पैरा पड़ा है ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि डिक्रीज एफरेंट बेरो रिसेप्टर फायरिंग, बेरो रिसेप्टर फायरिंग कम होती है, ये MCQ आता होता है। और बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और उसको ज़्यादा लिख देते हैं कि भाई ये ज़्यादा होनी चाहिए ना, सिम्पैथेटिक ज़्यादा नहीं, सिम्पैथेटिक वाले सारे काम ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन बेरो रिसेप्टर की जो फायरिंग होती है ना वो ज़रा कम होती है एफरेंट वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बार बार बता रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो है ना कैरोटिड मसाज। अच्छा, इधर से ना हम लोग थोड़ा-सा अगर कैरोटिड वाली जगह पे हमारी नेक वाले रीजन पे साइड पे अगर मसाज करते हैं तो क्या होता है, साइनस प्रेशर उसका ज़्यादा होता है। उधर से जो वही वही बात एफरेंट बेड रिसेप्टर फायरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्या होता है, AV नोड जो है उसके उसका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो भी ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा टाइम लगता है। जब ज़्यादा टाइम लगता है तो आपके हार्ट रेट जो है ना वो कम हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा होता है, कार्डियक आउटपुट भी आहिस्ता हो रहा होता है, ठीक है। इसकी वजह से पेरिफेरल वेज़ोडायलेटेशन भी हो जाती होती है, ठीक है। इसकी और ये बेसिकली इसकी वजह से ना सिनकपी अपनी सिनकपी भी करा देता होता है। कहते हैं ना जो मसाजर्स होते हैं जो डिफरेंट आके कहते हैं फुल बॉडी मसाज करना, ये वो ये कैरोटिड मसाज कर जाते हैं और उसके बाद बंदा सिनकपी में चला जाता है और वो फिर लूट के चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी पॉइंट था आपको याद रखाने के लिए, कैरोटिड मसाज से ये सीन हो जाता है। एग्जैजुरेटेड इन अंडरलाइंग एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रायर नेक सर्जरी या फिर ओल्डर एज में ये ज़रा काम ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा कैरोटिड मसाज करने से ज़्यादा बंदा सिनकपी में जा सकता है। फिर आपके पास आ जाता है इट इज़ एक कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स। क्या होता है कुशिंग रिफ्लेक्स का पेपर में MCQ आया था, दो चीज़ें दी होती है, तीसरी बतानी होती है, ठीक है। तो इसमें ये याद रख लो कि जो मैंने याद किया था ना, मैंने हमारे जो सीना है चेस्ट है उसमें दो चीज़ें पढ़ी हैं, हार्ट और लंग्स, ठीक है, ये दोनों कम हो जाएंगे, यानी रेस्पिरेटरी भी डिप्रेशन हो जाएगी और हार्ट का ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, लेकिन जो BP होएगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ये तीन चीज़ें मिलकर कुशिंग रिफ्लेक्स बनाती हैं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंस्ट्रिक्ट द आर्टिरियोल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, सेरिब्रल इस्कीमिया होता है, ठीक है। अब CO2 ज़्यादा होएगी, pH कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रली रिफ्लक्स के थ्रू सिम्पैथेटिक काम ज़्यादा करेगा और उसके बाद हाइपरटेंशन हो जाएगी, इंक्रीज स्ट्रेच पड़ेगा और पेरिफेरल रिफ्लेक्स बैरो रिसेप्टर इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया पेशेंट के अंदर हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है कि आपको ये तीन चीज़ें जो है ना पेपर में MCQ में पूछ सकते हैं। ओके, so this was all about the physiology of cardiovascular system. It's done today। और इसके बाद से जो नेक्स्ट सीरीज इसी में कार्डियोवास्कुलर की पैथोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, so stay tuned। thank you so much for watching। अल्लाह हाफ़िज़।